तो अब हम वहाँ आगे से स्टार्ट करेंगे। जी लास्ट लेक्चर पे हमने छोड़ा था कि हम हम पार्टिकल्स वगैरह कोई भी मैटर वगैरह है तो उन्हें हाँ चार्ज कैसे करेंगे, मेथड ऑफ चार्जेस। तो अब उसका आगे का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। अब ये क्या है, ये एक प्रूफ्ड है पहले से थ्योरम, एक लॉ है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा है एज इट हमें वैसे ही इसे लर्न करना पड़ेगा। सिंपल है। अब कूलॉम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, पहले हम इसका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं तो हम आगे इसको प्रूव करेंगे। तो इसमें ये स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारा फोर्स है अब वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम दो चार्जेस यूज़ करते हैं कूलॉम्स लॉ में। क्या क्योंकि अब अट्रैक्शन और रिपल्सन किस पे डिपेंड करता है, अगर हमने दो पॉजिटिव पॉजिटिव ले आए तो यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, प्लस माइनस ले आए तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब क्या है, कूलॉम्स लॉ स्टेट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब ये कोई एक प्लस Q1 चार्ज है और एक प्लस Q2 चार्ज है। तो अभी और स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रुके हुए हैं, रेस्ट पे, क्योंकि हम यहाँ पे सब चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे जो रेस्ट पर ही करेंगे। जो इन दो चार्ज पर जो होगा, जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अभी डिपेंड करेगा अट्रैक्शन और रिपल्सन का कि हमने चार्जेस को पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया। जो ये फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मीन्स जो हमारा फोर्स होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन चार्जेस के Q1 एंड Q2 के। और जो दूसरा होगा सेकंड है जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स अगर हम लोग मान लो एक ये चार्ज Q1 है, एक ये चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। यही हमारा क्या है, कूलॉम्स लॉ है। क्या है कूलॉम्स लॉ, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, वो दोनों जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मीन्स फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अगर हम जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल को के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। हम उस कांस्टेंट को k से डिनोट करते हैं तो ये आ जाएगा Q1 Q2/r²। अब जो k है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है, और क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहे हैं तो इसलिए ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 के की वैल्यू। और अगर हम इसको पूरे सबकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गई के की। अब यहाँ पे जो के है ये डिपेंड करता है हमारा मीडियम पे, कि कैसे मीडियम पे है हमारा, चार्जेस कहाँ पे है, सिस्टम क्या है। जो हमारा के होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। और अगर हम ग्राफ बनाएंगे F और r² के बीच में, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लो है तो 1/r² का होगा, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ऐसे डीके होता हुआ बनेगा r² का ग्राफ 1/r² का। अगर हम ये है कि चलो अगर कूलॉम्स लॉ का भी यहाँ पे हमने लिखा वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, अगर हम किसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ए कैप निकालना है तो वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ ए, उसका मॉड ऑफ लेंगे। अगर हम मान लो हमने ले लिया फोर्स 1/2 मतलब फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, क्योंकि फोर्स लगाएगा 1 का 2 पे तो के वही Q1 Q2/r² हो गया। और अब इसका कैप लेंगे तो r1 - r2 का कैप, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस r1 - r2 होगा। अगर हम लोगों ने कैप माना तो ऐसे 2 1 हो या F2 हो तो दोनों का सेम रहती है वैल्यू, और वही मॉड वगैरह का r⁻/r² से सब करके सॉल्व हो जाएंगे। ये सब आप इजीली कर सकते हैं, तो इतना कोई टिपिकल नहीं है वेक्टर फॉर्म में। अब
जो हम एक बात आता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से सिमिलर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस पे डिपेंड करता है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस पे डिपेंड करता है। दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो अब इनमें हम एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस दोनों चेक कर लेते हैं कि इनमें है क्या। सिमिलैरिटी है कि दोनों में इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, और ये दोनों लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर, मतलब दो मासेस होंगे, दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस होगा तो उस पर यहाँ पे लाइन पे डिपेंड करता है दोनों फोर्स, और ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। डिफरेंसेस देखा जाए तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या तो वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता मीडियम पे क्या है, बस उसकी वैल्यू जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, यहाँ पे भी चेंज नहीं होती। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बारे में हम बात आगे के लेक्चर में करेंगे कि ये कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है और क्या है। अब ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों का रेशियो निकालना है कि रेशियो में सॉल्व करके क्या होगा इनकी वैल्यू। वो भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, तो हमें बस इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो बस हमें क्या करना है, एफ ई का फॉर्मूला लिख दिया, एफ का लिख दिया, क्योंकि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ई अपन एफ जी अगर निकालेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपन जी एम स्क्वायर सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आएगा अप्रॉक्सीमेटली आंसर 10⁻42। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम दोनों का रेशियो लेंगे एफ ई अपन एफ जी, उसकी वैल्यू आती है 10⁻42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द Fe बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच पार्ट। हमें चार्ज निकालना है कि क्या होगा। अब क्या है, ये चार्ज q, कोई ये चार्ज q है वो क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हमने मान लिया एक किसका चार्ज q है, q माइनस एक्स है, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली ओनली q आ जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ, हम कोई भी अमाउंट मांग सकते हैं। अगर हमने एक x माना है तो दूसरा q माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि जो जो टोटल q है वो हमारा किस पे डिवाइड हो गया, q में हो गया ना, क्योंकि q इज़ डिवाइडेड टू पार्ट्स, तो मतलब ये हमने टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिए। अब हमने इनके बीच के आर मान लिया डिस्टेंस को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एक चार्ज की वैल्यू एक्स है, क्यू माइनस एक्स है, तो वैल्यू कर दी, तो यहाँ पे आ गया हमारा के एक्स क्यू माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर। हमें फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम इसे अंदर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोल लिया, के क्यू एक्स बाई आर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स। अब जहाँ पे भी किसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मिल जाए, मिनिमम मिल जाए, तो हमें सीधे उसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या मैक्सिमम और मिनिमम, डिफ्रेंशिएशन करके उसको इक्वल टू ज़ीरो करके पुट करके हमारा मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डेरिवेशन का। हमें किसी भी चीज़ का कि कहाँ पे मैक्सिमम है मिनिमम है, तो उसका डेरिवेशन कर दो। जो वेरिएबल है अब यहाँ पे क्या है, आर दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा, सिर्फ एक एक्स है जो वेरिएबल है, तो हम डेल एफ बाई डेल एक्स जीरो करेंगे और इसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी Q/2। तो डेट मीन्स दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या आ गई, Q/2। पहला ये एक्स है Q/2 एंड दूसरा है Q माइनस एक्स, तो Q माइनस Q/2 इक्वल टू Q/2 मीन्स दोनों चार्जेस की वैल्यू आ गई Q/2। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। मीन्स हम कूलॉम्स लॉ का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या लिमिटेशन है इसका। तो सबसे पहले हमें पता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट पर होना चाहिए।
तो यहाँ पे है हम ये वैलिड है ओनली ऑन अ पॉइंट चार्ज, डोंट यूज़ ऑन एक्सटेंडेड चार्ज। ये सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट चार्ज पे यूज़ करते हैं। अगर हमें पता है कि यहाँ पे कोई चार्ज हमने एक्सटेंड कर दें, यहाँ पहुँचे, तो इसके लिए कूलम्ब्स लॉ का यूज़ नहीं करते हम। एक्सटेंडेड चार्ज इन सब के लिए हम आगे पढ़ेंगे, गॉस लॉ वगैरह उसका यूज़ करते हैं। अगर हमें पॉइंट चार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हुए हैं तो वहाँ पे हमारा कूलम्ब्स लॉ का यूज़ होगा। दूसरा, अगर हमारे बोथ चार्जेस आर रेस्ट है तो हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है। अगर हमारा चार्ज मोशन पे है तो हम यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ ये सब चीज़ें आगे आएगी मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हमारा एक चार्ज मोशन पे एक रेस्ट पे, तो तब भी ये वैलिड हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के ये सब वो है लिमिटेशन। अब एक है ये नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। ये क्या होता है? जो प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन है वो यही स्टेट करता है कि जितने भी फोर्स है वो सब एक दूसरे का वेक्टर सम होता है। हमारा कोई सिस्टम है या कोई भी है, बहुत सारे चार्जेस पुट कर रहा है, तो उन सब चार्जेस में जितना भी सम होगा तो जो टोटल फोर्स होगा इन सब चार्जेस के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स दिस लॉ स्टेट दैट when a number of charges are interacting, then the total force on a given charge is vector sum of force exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charge. मीन्स जैसे हमारा यहाँ पे दो चार्ज हैं Q1 Q2, जो हमारा तो टोटल जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के वेक्टर सम के होके इक्वल होगा। जो टोटल फोर्स होगा F1 प्लस F2। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये हो गया F1 F2, ऐसे ही 3 चार्जेस है, हमें किसी भी एक पे भी फोर्स निकालना है। मान लो हमें 2 पे निकालना है, तो 2 पे फोर्स क्या होगा? 1 जो पहला चार्ज है Q1 जो Q2 पे लगेगा, तीसरा जो 2 पे लगाया, तो 2 1 प्लस 2 तो सबका वेक्टर सम हो जाएगा। अगर यहाँ पे n चार्जेस है तो टोटल फोर्स होगा N1 N2 N3 तो टोटल n टाइम्स। तो ये सब इसमें हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब हमारा जो भी सिस्टम पे कोई भी वर्क करेगा तो जो फोर्स होता है वो इंडिविजुअली सब चार्ज पे लगे हुए फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। अब एक है कि अब हम यहाँ पे एक बताते हैं पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल्स, कि यहाँ पे अब एक न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमें पता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे आपका हमें वो बताना है कि कैसे कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ABC सबकी साइड ए दे रखी इक्वल साइड है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इसका डायरेक्शन एंगल हमें पता है सबका 60 डिग्री होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल है उसका पूरा इंटीरियर एंगल 180 होता है हमारे, तो फिर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा सब पे ABC तीनों के वर्टेक्स पर प्लस Q चार्ज रखा है, तो हमें नेट चार्ज निकालना है C पर। अभी हम यहीं पे वही यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि जो C पे चार्ज निकलेगा वो A ने जो करा होगा उसके वो होगा, और जो B पे दोनों जो फोर्सेस लगाएंगे दोनों के वेक्टर सम का हमारा क्या होगा, यहाँ पे फोर्स होगा जो टोटल फोर्स होता है, क्यों? ड्यू टू सुपरपोजिशन थ्योरम। अभी हमें एक चीज़ याद रखना है, हमें जहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे जो चार्ज निकालेगा तो वो उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। हमें जैसे C पर निकालना है, तो C पे हम जो चार्ज होगा वो टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज छोटा होता है। ये एक ट्रिक जैसी है कि हमें हाँ कि कैसे हम चार्जेस को मूव कराएंगे, तो इससे वो होता है जो हम जिस पॉइंट पे भी हमें चार्ज निकालना होता है वो टेस्ट चार्ज होता है, और जो मूव करता है वो टेस्ट चार्ज भी मूव करेगा। अब जैसे हमें फोर्स निकालना है जो हमें C पर है, जो C पर प्लस Q चार्ज है वो अब जाएगा तुम्हारा A के पास, यहाँ पे गया। अब जो A पर भी हमारा प्लस Q चार्ज है और C भी प्लस Q है, दोनों प्लस है तो रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन है नीचे आ जाएगी, फोर्स ऑफ C ड्यू टू A। हमने C क्योंकि C मूव किया है तो C पे A के चार्ज ये नीचे को आ गया। ऐसे ही हमारा
ठीक, फिर सी जाएगा बी के पास हमें, क्योंकि सब उस पर निकालना है सुपर पोजिशन के, उसमें तो वेक्टर सब लेंगे। अब ये भी प्लस चार्ज, अब ये भी इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे जाएगा, तो एक यहाँ पे जाएगा फोर्स ऑफ सी ड्यू टू बी, और एक ऐसे नीचे आएगा फोर्स ऑफ सी ड्यू टू ए। जो नेट फोर्स होगा इन दोनों के यहाँ पे कहीं बीच में आएगा एफ नेट। और एंगल हमारा यहाँ पे 60। तो वही हमें पता है वेक्टर लॉ, अगर ट्रायंगल लॉ ये सब हमने अभी 11th में पढ़ा होगा सबने। जो अगर हमें एफ नेट निकालना होता है वो क्या होता है, अगर कोई हमें होता है एक फोर्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है कि दो फोर्स है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो ऐसे ही हमें पता है एफ सी बी का क्या, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, इसका भी ए है, सेम हो गया। तो एफ ए हम दोनों को एफ सी बी इक्वल टू एफ सी ए हमने एफ मान लिया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, बस इसे सॉल्व करेंगे तो √3f, और एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे के की वैल्यू है 1/4πε0। ओके, अब ऐसे ही है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए है, तो एंगल 60 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज एट ए। यहाँ पे ए ये है, ए पॉइंट ऊपर, तो हमें ए पे निकालना है, और ए है नेगेटिव। अब ठीक है, हमें ए पे निकालना है तो फिर ए ही मूव करेगा। अब जैसे ए नेगेटिव चार्ज है वो सी के पास जाएगा यहाँ पे। अब इस दोनों के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच में एक माइनस है एक प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा तो एक यहीं पे आएगा, ठीक है। दूसरा ये भी नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव है, माइनस और प्लस, तो ए और बी के बीच में भी फोर्स हमारा इधर को लगेगा। तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है एक फोर्स यहाँ लग रहा है, बीच का एंगल 16 है, तो एफ नेट क्या होगा, दोनों के बीच में होगा। तो वही सेम अभी जैसे ऊपर गया था, फोर्स की वैल्यू दोनों की सेम है, तो एफ नेट भी √3f वो हो जाएगा। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर है, दोनों के कॉर्नर पे प्लस प्लस चार्ज है, और एक सी के माइनस क्यू है, तो हमें जो फोर्स है अब सी पे निकालना है। अब जो सी पे वही है, सी पे चार्ज कैसे है निकलेगा, फोर्स एक इन दोनों का एक पेयर बनेगा कूलॉम्स लॉ के रूल से, क्योंकि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक इसका और एक इसका। अगर हम बात करें सबसे पहले सी और बी की, फोर्स ऑफ सी ड्यू टू बी, माइनस है प्लस है, मूव टेस्ट चार्ज करता है, जिस पे निकालना होता है फोर्स वही वाला मूव करता है, हमें सी पे निकालना है तो माइनस क्यू मूव करेगा प्लस क्यू पे, तो फिर वही है प्लस क्यू अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो एक इसका फोर्स आएगा यहाँ पे एफ सी बी, ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे, माइनस से प्लस है तो यहाँ पे जाएगा एफ सी डी। अब जो नेट फोर्स होगा हमारा यहाँ पे आएगा नेट फोर्स। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, एक यहाँ पे जा रहा है एक यहाँ पे जा रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो अब जैसे अब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2ab cos थीटा से है, तो 90 हो गया, cos 90 0 होता है, f रूट, तो सिर्फ इसका और इसका रिजल्टेंट निकला, बीच में है जो हमारा इसका ये है आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे f√2 इधर पे आ गया, इसका और इसका। अब हम निकालते हैं किसका चार्ज। अब देखो सी और बी, इसको एफ है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ए स्क्वायर है, दूसरे का भी ए स्क्वायर है डिस्टेंस, लेकिन अगर हम सी और ए के निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए के चार्ज है ए के वेट, ये है ना हमारा स्क्वायर बना है,
यहाँ पे हमारा क्या है प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, इसमें यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। सबकी ए डिस्टेंस है यहाँ से तो निकाल लेंगे अब, लेकिन अब हमें डिस्टेंस निकालना है इसका ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये ए है, ये ए है, तो हमारा ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू रूट ए, सॉरी ए रूट टू। तो हमारा वो वाली डिस्टेंस आ जाएगी ए रूट टू। तो बस, तो एफ सी ए क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू हो गई। तो एफ जो अब हम जो टोटल हो जाएगा क्या हो जाएगा वो रूट टू, एक तो यहाँ पे एफ ए प्लस एफ रूट टू, रिजल्टेंट दोनों सेम डायरेक्शन पर, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब एक ये है कि नेट फोर्स निकालना हमें प्लस क्यू पे, सेंटर पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, सब प्लस क्यू ये सेम जैसे हमने अभी सॉल्व किया वैसे कर सकते हैं। और एक दूसरा हम दूसरा वे बताए तो अगर हम इससे लिख सकते हैं माइनस क्यू प्लस टू क्यू, माइनस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू माइनस टू क्यू। अब होता है कि अगर ये आपका कोई वैल्यू दी है, स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मतलब इनके चारों वर्टेक्स पर सेम चार्जेस, और हमें सेंटर पे कोई चार्ज निकालना होता है उसको चार्जेस की वैल्यू, फोर्स वैल्यू 0 आती है सेंटर पे, क्योंकि चारों सेम है, ये तो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट वो सब करेंगे तो उनका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर पे इसकी वैल्यू 0 आती है। कैसे आती है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा -3 स्क्वायर, ये सब पे हम प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। अब हमें सेंटर पे निकालना है कोई चार्ज, तो हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। हमने मान लो क्यू नॉट है। अब जैसे ये यहाँ पे मूव करेगा प्लस प्लस है, रिपेयर इधर पे आ जाएगा, जैसे एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, कंपोनेंट बन जाएंगे। ऐसे ही ये यहाँ पे उस पर मूव करेगा, इधर को ये रिपेल हो जाएगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ एक यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो गए अपोजिट डायरेक्शन पे सेम। अगर इसका यहाँ पे जाएगा रिपेल करेगा, एक यहाँ एक ऊपर, ऐसे ये जाएगा यहाँ पे रिपेल करेगा, एक यहाँ पे एक ऊपर बन जाएगा। तो ये दो यहाँ में दो कैंसिल, ये अगेन कैंसिल। तो इसलिए सेंटर पे जो भी होता है हमारा नेट चार्ज वो 0 होता है। अगर चारों वर्टेक्स पे किसी भी उस पर सेम वैल्यू हो तो सेंटर पे चार्ज हमारा 0 होता है। तो सेम यही है, हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया -2 क्यू और प्लस क्यू पे। प्लस क्यू से तो सब सेंटर पे 0 हो जाएगा, तो माइनस क्यू के थ्रू निकाल लेंगे उसका डिस्टेंस लेके। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम कैरिंग चार्ज Q1 इज मूविंग अराउंड प्लस चार्ज Q2 सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस का कोई सर्कुलर पाथ है। तो फिर हमें प्रूव करना है कि जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होगा चार्ज का Q1 अबाउट Q2 ये होगा। सिंपल है, हमें पता है कि चार्ज Q1 वो मूव कर रहा है एक चार्ज Q2 के सर्कुलर पाथ में, वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो जो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि -Q1 है और प्लस Q2 है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का चार्ज होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r। सर्कुलर सर्कल पे मूव कर रहा है, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी, यहाँ से v की वैल्यू आ गई mv²/r करके, मतलब दोनों का फोर्स को इक्वल कर दिया, उसकी वैल्यू आ गई। फिर वही टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है 2πr/v। टाइम क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं, अगर हम मान लो टाइम निकालना है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर पे कर रहा है तो पूरे इसको सर्कमफेरेंस के इक्वल करेगा 2πr, और इसकी स्पीड भी है तो यहाँ पे हम v की वैल्यू रखते हैं, यहाँ से हमारा 2πr ये सब वैल्यू आ गया। तो आज
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू। एंड अगर आप कोई चाहते हैं कि मेरे को आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो आपको समझ नहीं आ रहा है और आप उसे करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको क्लियर कर दूँगी जहाँ पे आपको डाउट है। थैंक यू।